नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार के पेपर में कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो हो सकता है फिर से रिपीट हो जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो पुराने पेपर्स आपके रहते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर तुरंत अभी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है, या फिर खजुराहों के मंदिर किस प्रांत में हैं या किस राज्य में हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, मध्य प्रदेश। खजुराहों के मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रण हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी। ध्यान रखिएगा, हमजा नामा का चित्रण किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। जो आपकी चित्रकला है वो किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन दिए गए हैं दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, दृश्य। अब इसको आप समझ लीजिए, दृश्य कलाएं क्या होती हैं और श्रव्य कलाएं क्या होती हैं। ऐसी कलाएं जिन्हें हम केवल देखते हैं, देखने से ही आनंद प्राप्त होता है, वो होती हैं दृश्य कलाएं। और ऐसी कलाएं जिनको सुनने से हमें आनंद प्राप्त होता है, वो होती हैं श्रव्य कलाएं। और ऐसी कलाएं जिन्हें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उनको कहते हैं दृश्य श्रव्य कलाएं। तो जो आपकी चित्रकला है वो कैसी है, उसको आप देखते हैं या सुनते हैं, या देखते और सुनते दोनों चीज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो चित्रकला है वो कैसी है, दृश्य कला है। चित्रकला को केवल आप देखते हैं, उसको आप सुन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपकी चित्रकला किस कैटेगरी में आएगी? दृश्य कलाओं में। और जैसे आपका नाटक है उसको आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वो किस में आते हैं? दृश्य श्रव्य दोनों में। और जैसे संगीत है उसको आप केवल सुनते हैं, देखते तो नहीं हैं, तो वो आता है श्रव्य कला में। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर, वाइट मैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। वाइट मैन पेपर ये क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे आपकी कॉटेज सीट होती है, हेडमेट सीट होती है, उसी प्रकार से होता है वाइट मैन पेपर। तो इसका प्रयोग किस माध्यम में करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जल माध्यम में, तैल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में और चूर्णित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, जल माध्यम में। जल माध्यम आप समझ पा रहे हैं, जब आप वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं तब आप वाइट मैन पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे तैल माध्यम है तो उसके लिए आपको जो ऑयल शीट है या तो आप उस पर कार्य करिए या फिर कैनवास पे। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है 5 नंबर, तैल चित्रण में किस तैल का प्रयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नारियल, सरसों, तारपीन, इनमें से कोई नहीं। तो तैल माध्यम में जब आप चित्रकारी करते हैं तो किस तैल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन संख्या सी, तारपीन का तेल। अगर तारपीन का तेल ना आए तब आप किसे सही करेंगे? अलसी के तेल को। ठीक है, अगर अलसी का तेल ऑप्शन में है, तारपीन का नहीं है, तब आप अलसी के तेल को सही करेंगे। ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किसने बनाया। यानी तकनीक कैसी है, चित्र बनाने की जो टेक्निक है वो यूरोपीय है, लेकिन चित्रों का जो विषय है वो कैसा है? धार्मिक है। तो इस प्रकार के चित्र सबसे पहले किसने बनाए थे? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, राजा रवि वर्मा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, राजा रवि वर्मा
ये इतने महत्वपूर्ण कलाकार हैं कि इनसे एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो राजा रवि वर्मा से जो भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं, आप एक पास नोट कर लीजिए और ये ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा इनका जो माध्यम है वो तैल माध्यम है, जो कि यूरोपीय पद्धति है। और इनके जो चित्रों का विषय है वो पौराणिक है, यानी भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनाए, महाभारत से संबंधित चित्र बनाए, रामायण से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए हैं। इस प्रकार से जो इनके चित्रण विषय हैं वो भारतीय हैं और टेक्निक इनकी कैसी है, यूरोपीय है, क्योंकि ये तैल माध्यम में काम करते थे और तैल माध्यम यूरोपीय टेक्निक है। तो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछा जा रहा है और आंसर क्या रहेगा, राजा रवि वर्मा। और अगर आप किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हमसे करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, और उत्तर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। छाया प्रकाश आप समझते हैं, डार्क और लाइट। तो छाया प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका है, रात और दिन को दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में सामंजस्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छाया और प्रकाश का चित्र में क्या काम है, चित्र को उभारना। चित्र को उभारना मतलब चित्र को उभार प्रदान करना, यही काम है छाया और प्रकाश का। चित्रकला में छाया और प्रकाश का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, चित्र को उभारना, जिससे आपको चित्र कैसा लगे, 3D। अच्छा एक बात बताइए, आपने बहुत सारे चित्र ऐसे देखे होंगे जो जैसे लगता है कि ये निकल आएंगे पेज से, या फिर कोई भी धरातल उसे ये बाहर निकल आएंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है, चित्रकला बाहर निकल आती है, नहीं निकलती है। तो वो 3D पेंटिंग बनाई जाती है, जिसको छाया और प्रकाश के माध्यम से ही ऐसा दिखाया जाता है कि वो बाहर निकल आएगा, या फिर अंदर जैसे लग रहा है कि इसमें गड्ढा है, इसको हम छू के देखेंगे तो हमको गड्ढा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो प्लेन पेपर होता है। ये सारी चीज़ें कैसे दिखाई जाती हैं, छाया और प्रकाश के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, सहयोगी रंग संगति और विरोधी रंग संगति, समान रंग संगति, एकाकी रंग संगति। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, विरोधी रंग संगति। अब इसका मतलब क्या है आप ये समझिए, जैसे आपका ये पेपर है, इसमें आपने कोई फूल बनाया है, ये कमल का फूल बना है, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपका धरातल है वो भी आपने येलो कर दिया, जो आपका कमल का फूल बना है इसको भी आपने येलो कर दिया, इसकी जो डाली बनी है इसको अभी आपने येलो कर दिया, ठीक है। अब बताइए कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा, नहीं लगेगा। या फिर आपने क्या किया, सहयोगी रंग का मतलब होता है एक जैसे रंग, विरोधी का मतलब होता है अपोजिट। जैसे आपने जो कमल का फूल है इसको बनाया रेड कलर का, लाल, लाल का विरोधी कौन सा है, हरा। और जो आपका ये है धरातल, इसको आपने कर दिया ग्रीन कलर का, रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो बताइए अब अच्छा लगेगा, या फिर आपने पूरा येलो कर दिया था तब अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ दी है कि सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी अच्छी होती है, तो विरोधी रंग संगति। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर, राजस्थानी चित्र शैली के उद्भव विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है। राजस्थानी शैली के उद्भव और विकास में, यानी जब इसका उद्भव हुआ और जब इसका विकास हुआ, ठीक है, तो कौन सी ऐसी शैली है जिसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। तो मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या ए, मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली से ही इसकी स्टार्टिंग होती है, बाकी की जो शैलियाँ हैं बीकानेर बूंदी ये तो बाद की हैं। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी चित्र शैली की सबसे सर्वोत्कृष्ट शैली कौन है, यानी सबसे अच्छे चित्र किस शैली में बनाए गए हैं, तब आपका सही होगा किशनगढ़ शैली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया उद्भव और विकास, यानी चित्र शैली जो आपकी है राजस्थानी चित्र शैली वो उद्भव हुई और उसके बाद में उसका विकास हुआ। तो तो वहाँ पर आपका क्या सही रहेगा, मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है 10 नंबर और ये लास्ट है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, स्थाई, अस्थाई, चमकीले, धुंधले।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, अस्थाई। पेस्टल रंग होते क्या हैं? जैसे आपके मोम वाले रंग होते हैं, उसी प्रकार से पेस्टल रंग होते हैं, ठीक है। तो मोम वाले रंग अगर आपने कहीं पर लगा दिए हैं तो वहाँ से वो निकल भी सकते हैं, ठीक है। अगर उनको आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, और वैसे भी वो झड़ जाते हैं। अगर आपने उस पे स्प्रे वगैरह नहीं किया तो वो झड़ जाएंगे। तो वो कैसे हैं? अस्थाई हैं, ठीक है, टिकाऊ नहीं है, वो अस्थाई हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? सबसे पहले किसने चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और चित्रकला के 6 अंगों को कहते हैं षडांग। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि षडांग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वहाँ पर सही होंगे यशोधर पंडित, ठीक है। षडांग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यशोधर पंडित ने किया। और जो चित्रकला के 6 अंग हैं उन पर विस्तृत चर्चा किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और किस पुस्तक में की? तो पुस्तक का नाम है 6 लाइम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, और ये पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब समझिए अगला प्रश्न। शांति निकेतन कला विद्यालय की स्थापना किसने की? शांति निकेतन के कला विद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन के कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजगामिनी किसकी कृति है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंद्रे, गीता कपूर, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, एम.एफ. हुसैन। गजगामिनी किसकी कृति है? एम.एफ. हुसैन की, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग भी आ सकती है, तो ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, बिहार। मधुबनी ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला या फिर मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ पर की जाती है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कानपुर, पटना, नैनीताल, आगरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, पटना। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? पटना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? कहने का तात्पर्य ये है कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं, किस संग्रहालय में रखे हुए हैं? ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। और राजा रवि वर्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनसे प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। और हर वीडियो में मैंने आपसे ये बताया है कि राजा रवि वर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए और आप नोट भी कर लीजिए। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विशाल संग्रह यानी सर्वाधिक चित्र कहाँ पर रखे हुए हैं? चित्रा आर्ट गैलरी, जो कि कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर, किसके राज्यकाल में बाबरनामा का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, अकबर। अकबर के काल में बाबरनामा का चित्रांकन हुआ, यानी बाबरनामा से संबंधित चित्र बनाए गए। और एक प्रश्न और है हमजानामा, हमजानामा का चित्रांकन किसके काल में हुआ? ये भी खूब पूछा जाता है, तो वो भी आपका सही रहेगा अकबर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है?
पूछा गया है इनमें से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, गुलेर। ये गुलेर आपका पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। बाकी के किशनगढ़, बूंदी, चावंड ये सब राजस्थानी चित्रकला के ही उपकेंद्र हैं, ठीक है। और गुलेर ये पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध, वैष्णव, जैन, धर्मनिरपेक्ष। तो जो आपकी कल्पसूत्र पुस्तक है ये किस धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या सी, जैन। कल्पसूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर। चारकोल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चारकोल से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है और कई विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि वास्तव में चारकोल होता क्या है, उनको पता ही नहीं है। अब समझिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। चारकोल दोस्तों कहते हैं कोयले को। चारकोल क्या है? कोयला। अब कोयला तो ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में दिया है ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट और कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी वाले सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। अब जो ग्रेफाइट वाले हैं वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि ग्रेफाइट यहाँ पर सही क्यों नहीं हुआ है और कहीं पर तो ग्रेफाइट ही सही होता है। तो यहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है इसे हम कट कर रहे हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं नीला रंग, ठीक है, पीला रंग। चलिए पीला रंग दे दिया। अब समझिए चारकोल क्या है? ना तो ग्रेफाइट है, ना तो लाल रंग है, ना ही तैल रंग है, ना ही पीला रंग है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रेफाइट को सही करेंगे और किस बेस पे सही करेंगे? तो जो आपका कार्बन है यानी कोयला है, कोयले का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो विकल्प है वो कुछ इस प्रकार से है कि ग्रेफाइट भी दिया है और कोयला भी दिया है, तब आप किसको सही करेंगे? तब आप कोयले को ही सही करेंगे, क्योंकि जो आपका चारकोल है वो क्या है? वो सीधे सीधे कोयला है। चारकोल क्या है? कोयला है। तो ग्रेफाइट और कोयला दोनों ऑप्शन में है, तब आप कोयले को सही करेंगे। और यदि ग्रेफाइट ऑप्शन में है और इनमें से नहीं, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप किसको सही करेंगे? ग्रेफाइट को। और अगर ये ऑप्शन दिया है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, तब आप इसी को सही करेंगे। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बाकी अगर आपको ये प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।